सो स्टूडेंट्स, हमारी यूनिट 3 है कॉम्प्रिहेंशन। एंड वैसे तो नॉर्मली जो है कॉम्प्रिहेंशन का मतलब होता है कि आपको एक टेक्स्ट गिवन रहेगा, ठीक है। आपको उस टेक्स्ट को बहुत अच्छे से समझ लेना है एंड उसके बाद उस टेक्स्ट से रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एंड वो आपको आंसर करना है, ओके। एंड इसका पर्पस ये होता है कि आप इससे जो है आपकी कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स डेवलप हो एंड आपकी वर्बल स्किल्स डेवलप हो, ओके। बट अभी ये जो आपका सिलेबस है इसमें दो ऐसे प्रोज ऐड किए गए हैं जो आपको डिटेल स्टडी करके पहले से ही रखने हैं, क्योंकि इन प्रोज से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एग्जाम में। सो प्रोज भी क्या है, ये स्पीचेस हैं जो बहुत महान लोग हैं हमारे पास्ट के, हिस्ट्री के, उन्होंने दी है। एंड जिसमें फर्स्ट जो है वो है ट्राइस विद डेस्टिनी, जो कि जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखी है। एंड सेकंड है आई हैव अ ड्रीम, जो कि मार्टिन लूथर किंग ने दी थी स्पीच, ओके। इस वीडियो में मैं आपसे बात करती हूँ, सिर्फ डिस्कस करेंगे हम लोग जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में और उनकी जो स्पीच थी उसके बारे में। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू जी की लाइफ के बारे में। सो ये हर कोई इनके बारे में जानता है कि ये इंडियन फ्रीडम फाइटर थे एंड साथ में ही ये इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर भी बने हैं। एंड ऑब्वियसली इनका बर्थडे जो है वो 14 नवंबर 1889 में हुआ था इलाहाबाद में। एंड इनके बर्थडे को जो है हम लोग चिल्ड्रंस डे के नाम से भी जानते हैं। एंड ऑब्वियसली इन पे हम लोगों ने स्कूल्स में बचपन में बहुत सारे एसेज लिखे होंगे कि बच्चे जो है इन्हें वो चाचा नेहरू जी के नाम से भी जानते थे। इन्हें पंडित बुलाया जाता था क्योंकि इनका जो पास्ट था, या कह सकते हैं कुछ हद तक जो है ये कश्मीरी पंडित कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। इसके अलावा इन्होंने अपनी जो पूरी लाइफ है वो इंडिया को सर्व करने में बिता दी थी। एंड ये इंडियन पॉलिटिक्स से काफी इंपॉर्टेंट फिगर रहे हैं अपने टाइम के, ओके। तो अगर हम इनकी फैमिली की बात करते हैं तो इनके फादर जो हैं वो थे मोतीलाल नेहरू जी। एंड इनकी अगर हम मदर की बात करते हैं वो थी स्वरूप रानी नेहरू। अब चलते हैं जरा इनकी जो अर्ली चाइल्डहुड मेमोरीज रही हैं या चाइल्डहुड इनका एजुकेशन रहा है उस पर। तो जवाहरलाल नेहरू जी जो थे वो वैसे तो वेल्दी फैमिली से बिलोंग करते थे एंड प्रिविलेज्ड एनवायरनमेंट से बिलोंग करते थे। इनके फादर काफी ज्यादा एजुकेटेड थे, वेल टू डू थे, प्राइवेट गवर्नर ट्यूटर भी थे, ठीक है, इनके फादर। सो इन्हें जो है कई अच्छे अच्छे लोगों का सुपरविजन मिला है, जिसमें फर्स्ट थे हमारे फर्नांडिस टी ब्रूक्स, जिनकी वजह से इनको जो है इंटरेस्ट आया था साइंस में। इसके बाद इनकी मुलाकात जो है वो एनी बेसेंट से भी हुई थी, जो कि इनकी फैमिली एक्वेंटेंस थी, जिसकी वजह से इन्हें थियोसॉफी में भी इंटरेस्ट आया। एंड इवेंचुअली जो है ये थियोसॉफिकल सोसाइटी में भी एट द एज ऑफ 13 ये इंट्रोड्यूस हो गए थे। फिर काफी टाइम तक इन्होंने ब्रूक्स के साथ 3 साल तक लगभग काम किया है। एंड ब्रूक्स का जवाहरलाल नेहरू जी की लाइफ में जवाहरलाल नेहरू जी पे काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस रहा है। फिर 1907 में इन्होंने जो है कैम्ब्रिज में अपना ग्रेजुएशन स्टार्ट किया, ठीक है, ट्रिनिटी कॉलेज से। एंड वहां पे जब ग्रेजुएशन इनका कंप्लीट हो गया फिर ये अपनी ऑनर्स की डिग्री लेने चले गए साइंस में 1910 में। जितना टाइम इन्होंने वहां पे बताया उसमें इन्होंने सिर्फ जो इनके सब्जेक्ट्स थे सिर्फ उसे ही नहीं पढ़ा, और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स इन्होंने पढ़े हैं, जैसे पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री एंड लिटरेचर। एंड अगर हम बात करते हैं कि इनका सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस किसका रहा है, किसकी फिलोसफीज का रहा है, सो बर्नार्ड शॉ का इन पे काफी अच्छा इन्फ्लुएंस रहा है। H.G. वेल्स, जॉन मायर कीनेस, बर्नार्ड रसल, लुइस डिकिंसन एंड मेरेडिथ टाउनसेंड का, इन सब का इन्फ्लुएंस जो है वो नेहरू जी की लाइफ पे, नेहरू जी पे काफी अच्छे से रहा है। इसके बाद जो है ये लंदन शिफ्ट हो गए थे 1910 में, जहां इन्होंने अपनी लॉ की पढ़ाई जो है वो कंटिन्यू की है इन अ टेम्पल इन में। एंड इवेंचुअली जो है इन्होंने रिसर्च करनी स्टार्ट कर दी थी फेबियन सोसाइटी पे, एंड पर्टिकुलरली वहां पे बेट्रिक्स
वेब थी उन पे इन्होंने रिसर्च करना अपनी स्टार्ट किया था। एंड इन 1912 इन्हें जो लॉ का वहाँ पे सेक्टर था वहाँ पे काम करने का मिल गया था। ओके, अब वहाँ से जो है ये कुछ टाइम के लिए इंडिया वापस आते हैं। एंड इनको होता है कि मुझे अपनी कंट्री के लिए कुछ करना चाहिए। सो जब इनका वहाँ पे टाइम मतलब एज अ बैरिस्टर एज अ स्टूडेंट लंदन में इनका टाइम इनको लगता है कि मेरी पढ़ाई खत्म हो गई, मुझे अब इंडिया वापस आना चाहिए। तो ये 1912 में इंडिया वापस आते हैं कुछ महीनों के लिए। एंड यहाँ पे ये कई सारे सेशंस अटेंड करते हैं। एनुअल सेशन रहता है इंडियन नेशनल कांग्रेस का पटना में, उसे अटेंड करते हैं। एंड इसी टाइम में जो है इनकी जो है पार्टी में जितने भी इलीट्स जो प्रोग्रेसिव सोच वाले लोग रहते हैं पार्टी के, उनसे मुलाकात होती है। एंड ये काफी ज्यादा शॉक्ड रह जाते हैं कि यहाँ पे भी जो है चीजें उसी तरीके से हैंडल की जाती हैं जिस तरीके से एक ब्रिटिशर हैंडल करता था चीजों को। ओके, इन्होंने ये सब नोटिस किया तो इनके दिमाग में इंडियन कांग्रेस को लेके, इंडियन नेशनल कांग्रेस को लेके कई सारे डाउट्स आने लगे। एंड इसी के साथ जो है इन्होंने डिसाइड किया कि ये महात्मा गांधी को सपोर्ट करेंगे। एंड ये महात्मा गांधी जी का जो मूवमेंट था साउथ अफ्रीका में, सिविल राइट्स मूवमेंट, इन्होंने वहां पे अपना सपोर्ट दिखाया, वहां पे इन्होंने चीजें की। एंड इस मूवमेंट के लिए उन्होंने फंड्स भी कलेक्ट किए थे 1913 में। ओके, एंड इसी के बाद जो है इन्होंने इंडियंस जो सफर कर रहे थे, जो उनके साथ इनजस्टिस हो रहा था, स्पेशली जो लेबर क्लास था उनके साथ जो ब्रिटिशर्स इनजस्टिस कर रहे थे, उसके अगेंस्ट भी इन्होंने प्रोटेस्ट की थी। ओके, इसके बाद जो हमें ज़्यादा आप कह सकते हो कि इन्फ्लुएंशियल या स्पेसिफिक जो नेहरू जी का कंट्रीब्यूशन हमें कंट्री में देखने को मिलता है वो है 1920 पे जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुआ था उसमें। इवन ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के चलते जो है 1921 में इन्हें अरेस्ट भी किया गया था। रीजन ये दिया गया था कि ये जो है गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो है एक्टिविटीज में पार्ट ले रहे थे। एंड इसी टाइम पे जो है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की वजह से जो चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के टाइम पे, उसकी वजह से इंडियन नेशनल कांग्रेस में बहुत सारे आप कह सकते हो डिस्प्यूट्स होने स्टार्ट हो गए थे, कॉन्फ्लिक्ट्स होने स्टार्ट हो गए थे, जो पार्टी थी वो स्प्लिट हो गई थी। एंड इसमें भी जो है नेहरू जी जो है वो गांधी जी का साथ दिए हैं। एंड उन्होंने गांधी जी को सपोर्ट किया है। एंड वो अपने फादर के अगेंस्ट गए थे जब उन्होंने, इनके फादर ने जो है स्वराज पार्टी को फाउंड की थी। ठीक है, एंड गांधी जी का सपोर्ट करते करते इन्होंने जब सत्याग्रह मूवमेंट स्टार्ट हुआ था उसमें भी इन्होंने गांधी जी की काफी हेल्प की थी। सॉल्ट सत्याग्रह जो है ये काफी सक्सेसफुल रहा है। एंड इसने जो है पूरे वर्ल्ड की अटेंशन जो है वो इंडिया पे फोकस कर दी थी। ब्रिटिशर्स को भी कुछ हद तक समझ में आ गया था कि इंडियंस जो है वो अपने लिए स्टैंड लेना जानते हैं। एंड गांधी जी की वजह से और नेहरू जी की वजह से सत्याग्रह काफी ज्यादा सक्सेसफुल रहा है। एंड इस मूवमेंट की वजह से इंडिया में कुछ चेंजेस, कुछ पॉजिटिव चेंजेस देखने को बहुत अच्छे से हमें मिल गए थे। ओके, इवेंचुअली जो है 15 अगस्त 1947 में नेहरू जी को इंडिया का फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बनाया गया था। इन्होंने फर्स्ट टाइम ओथ ली थी प्राइम मिनिस्टर की। एंड इसके बाद जो है इन्होंने 18 इयर्स तक ये प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। एंड सेम डे जो है इन्होंने पूरी इंडिया को रिप्रेजेंट करते हुए, एड्रेस करते हुए अपनी स्पीच दी थी जिसका नाम था ट्रस्ट विथ डेस्टिनी। ओके, एंड इसी पे हम अभी हमारा जो है आगे जाके एक प्रॉपर डिस्कशन रहेगा। एज अ प्राइम मिनिस्टर ने काफी चेंजेस लाए हैं। एंड जो मेजर चेंज जो हमें देखने को मिलता था वो था हिंदू लॉ मैरिज एक्ट। इन्होंने कई सारे चेंजेस किए बट हिंदू मैरिज लॉ को लेके जो चेंजेस आए हैं वो काफी ज्यादा रहे हैं। पहला जो चेंज इन्होंने कराया वो था हिंदू कोड ऑफ लॉ, जिसकी वजह से जो है हिंदू की जो पर्सनल लाइफ थी वो इम्प्रूव हुई है इस लॉ की हेल्प से। ठीक है, दूसरा लॉ जो इन्होंने चेंज किया था वो था, अब ये जो हिंदू कोड लॉ इन्होंने लाया था उसकी वजह से जो मैरिज थी उसे अब एक सिविल कोड मान लिया गया था, एक सिविल चीज मान ली गई थी। इससे पहले जो था मैरिज वो पर्सनल बेसिस पे होता था एंड गवर्नमेंट जो है एज सच उस पर कुछ कर नहीं सकती थी। दूसरा जो चेंज इन्होंने बहुत अच्छा लाया वो था द हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस बिल। अब इस बिल के चलते जो है या इस लॉ के चलते जो है
जो गर्ल चाइल्ड होती थी उसका अडॉप्शन होना स्टार्ट हो गया था कि आप गर्ल चाइल्ड को भी अडॉप्ट कर सकते हैं। इससे पहले जो है कोई भी प्रेफर नहीं करता था गर्ल चाइल्ड अडॉप्ट करने के लिए, हर किसी को एक मतलब आप कह सकते हो लड़का चाहिए था या वारिस चाहिए था। ओके, नेक्स्ट बिल जो इन्होंने लाया वो था हिंदू सक्सेशन बिल। इसकी वजह से डॉटर्स को जो है वो प्रॉपर्टी में राइट मिलने लगा था। ऑब्वियसली हम जानते हैं कि पहले जो टाइम था उसमें डॉटर्स को फादर की प्रॉपर्टी पे कोई राइट नहीं था। वो सारी प्रॉपर्टी जो है या तो उनकी मदर के पास जाती थी अगर वो विडो, या फिर उनके ब्रदर्स के पास जाती थी, या फिर किसी और फैमिली किन को जाती थी, बट डॉटर्स के पास नहीं आती थी। बट ये जो इन्होंने एक चेंज लाया था हिंदू लॉ, हिंदू सक्सेशन लॉ या हिंदू सक्सेशन बिल, इसकी वजह से जो है डॉटर्स को भी राइट मिल गया था प्रॉपर्टी में। एंड लास्ट जो बिल उन्होंने इंट्रोड्यूस किया वो था हिंदू मैरिज बिल या हिंदू मैरिज लॉ। इसकी वजह से एक रेस्ट्रिक्शन लग गई कि पोलीगैमी नहीं हो सकती, एक आदमी ज्यादा औरतों से शादी नहीं कर सकता, एक ही औरत से वो शादी कर सकता है, एक ही वाइफ हो सकती है उसकी। इंटरकास्ट मैरिज को लेके थोड़े से जो रूल्स थे वो थोड़े लूजन हो गए। डाइवोर्स का जो प्रोसेस था वो थोड़ा सा लूजन हो गया। ओके, नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट चेंज इनकी लाइफ में आया या इवेंट इनकी लाइफ में आया वो था कि जब 26 नवंबर 1949 का रेक्टिफिकेशन हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन में, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के कई सारे फंक्शंस चेंज हो गए थे। सो कई सारे लोग थे, टू बी एग्जैक्ट 15 मेंबर्स थे इनके नेहरू जी के प्रोविजनल कैबिनेट में, जो अलग अलग पोजीशंस रिप्रेजेंट कर रहे थे। बट जब ये चेंजेस आ गए तब उन्होंने ये जॉब छोड़ दी, जो भी उनकी पोजीशंस थी वो उन्होंने छोड़ दिया एंड उन्होंने जो है अपनी खुद की पार्टी खड़ी कर ली कि हम जो है अब एज अ पॉलिटिकल पार्टी स्टार्ट करेंगे एंड इनके अगेंस्ट में खड़े हो गए, नेहरू जी के अगेंस्ट में। सो जब इतने सारे लोगों ने अपनी पोजीशंस को छोड़ दिया तो नेहरू जी को जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस का भी पोस्ट जो है वो 1951 और 1952 में संभालना पड़ गया था। बट जब 1952 के इलेक्शंस हुए उसमें जो है नेहरू जी ने काफी अच्छे से जीत हासिल की एंड नेहरू जी की जो कांग्रेस पार्टी थी वो काफी अच्छे मार्जिन से जीत गई थी। ओके, एंड इवेंचुअली आगे चलते चलते मई 27 1964 में इनकी डेथ हो गई थी एक हार्ट अटैक की वजह से। एंड इनकी जो बॉडी थी उसको जो है दिल्ली में एक जगह है शांतिवन, वहां पे क्रीमेट किया गया था। नेहरू जी जो है वो डेमोक्रेसी को ऑब्वियसली सपोर्ट करते थे, सोशलिज्म को काफी ज्यादा सपोर्ट करते थे, लिबरलिज्म को सपोर्ट करते थे एंड प्लूरलिज्म को भी सपोर्ट करते थे। एंड इन्होंने इंडिया में एजुकेशन का एक ऐसा विजन देखा था जिससे इंडिया एक काफी प्रोग्रेसिव कंट्री बन सकती थी एंड उसमें इन्होंने काफी अच्छे से कंट्रीब्यूट किया है विथ हिज 2 इंस्टीट्यूशंस जो इन्होंने खड़े किए। फर्स्ट वाज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड सेकंड वाज ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। ठीक है, एंड अगर हम एक्चुअली इनके बारे में जानना चाहते हैं नेहरू जी के बारे में, तो हमें इनकी बुक है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, वो पढ़नी चाहिए। एंड इनकी जो बुक थी डिस्कवरी ऑफ इंडिया वो शाम बेगल एक है, इनकी टीवी सीरीज भी इन्होंने इसी बुक पे बेस करके बनाई थी जिसका नाम था भारत एक खोज। इसके अलावा 2 ऑथर्स ऐसे थे जिनकी वर्क्स में नेहरू जी का काफी ज्यादा इन्वॉल्वमेंट रहा है, एक सिग्निफिकेंट कैरेक्टर रहा है। फर्स्ट वाज केतन मेहता, इनकी बुक का नाम था सरदार, एंड रिचर्ड एटनबर्ग की बायोपिक थी गांधी। ओके, इन दोनों ही वर्क्स में जो है आपको जवाहरलाल नेहरू का बहुत अच्छा इन्फ्लुएंस दिख जाएगा या बहुत ही एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर आपको देखने को मिल जाएगा। सो ये तो हो गई हमारी बात नेहरू जी के बारे में। अब हम चलते हैं इनके स्पीच पे। सो स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं हमारे प्रोज पे एंड प्रोज का नाम है ट्रूथ विथ डेस्टिनी। एंड ये इनकी स्पीच है जवाहरलाल नेहरू की। ये इन्होंने तब दी थी जब इंडिया जो है इंडिपेंडेंस उसको मिल गई थी, हमारी कंट्री को इंडिपेंडेंस मिल गई थी 14 अगस्त की रात के 12 बजे। ओके, सो ऑब्वियसली आपको ये प्रोज हमारी बुक में मिल जाएगा।
ठीक है। इसके अलावा इसका पीडीएफ अगर आप कहीं पे भी गूगल सर्च करेंगे तो आपको वहाँ पे भी इसका पीडीएफ इजीली अवेलेबल हो जाएगा, आप वहाँ से ले सकते हैं रीड करने के लिए, चीज़ों को समझने के लिए। एंड अभी हम जल्दी से चलते हैं हमारे समरी। द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वाज जवाहरलाल नेहरू. He was a great countryman and was responsible for every progress India has made in his times. Being the Prime Minister of India, he formed the foreign policies of the country and gave all the support needed for the development of science and technology. Initially, Nehru was a lawyer, but he has expertise in most of the other subjects too. He was respected by the Indian citizens for his vast knowledge and was called Pandit Nehru. His love and affection for the children of the country and their love and respect and admiration for him resulted in him being nicknamed Chacha Nehru. So समरी का जो हमारा फर्स्ट पैराग्राफ है, इसमें हमने बस नेहरू जी के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ दिया है दैट ये हमारी कंट्री के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर रहे हैं एंड हमारी कंट्री में जितने भी प्रोग्रेस आई है उनका क्रेडिट जो है, उसका क्रेडिट जो है वो इन्हीं को जाता है इनके ड्यूरेशन में। एंड इन्होंने कई सारी हमारी कंट्री में पॉलिसीज लाई हैं, स्पेशली फॉरेन पॉलिसीज लाई हैं जिनसे हमारी कंट्री डेवलप हुई है एंड इन्होंने फोकस किया था साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट इंडिया में लाने का। ओके एंड भले ही ये इनिशियली एक लॉयर थे बट इन्हें बाकी चीज़ों की भी नॉलेज थी। ओके कई सारे सब्जेक्ट्स, जैसा मैंने आपको ऊपर इनके जब हम लोग इनके ऑथर के बारे में बात करते, जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में बात करें, तब मैंने आपको बताया था। एंड ऑब्वियसली सिटीजन्स इसको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते थे एंड इसकी वजह से पंडित नेहरू भी इन्हें कहा जाता था। एंड ये बच्चों से भी बहुत प्यार करते थे, बच्चे भी इनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे एंड इसी वजह से हम इन्हें चाचा नेहरू के नाम से भी जानते थे। चलिए अब चलते हैं हमारे जो नेक्स्ट पैराग्राफ है समरी का, उस पे। On 15 August 1947, India won its independence from British rule. Nehru announced the joyous news of India's independence to the entire world at the stroke of midnight. During this vibrant ceremony that was held in New Delhi, the new tricolor flag was hoisted after pulling down the flag of England. After that, Nehru delivered his memorable and historical speech known as Tries with Destiny. So जैसा मैंने आपको बताया कि 15 अगस्त को जो है हमारी कंट्री जो है हमारी कंट्री को इंडिपेंडेंस मिल गई थी एंड ये जो इतनी इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी, इतनी जॉयस न्यूज़ थी, वो नेहरू जी ने रात को 12 बजे डिलीवर की थी अपनी स्पीच में। एंड ये स्पीच देने से पहले क्या किया गया था, जो इंग्लैंड का फ्लैग था उसे न्यू दिल्ली से रेड फोर्ट से हटाया गया था एंड हमारा जो ट्राई कलर फ्लैग था उसे होस्ट किया गया था। एंड इसके बाद नेहरू जी ने अपनी हिस्टोरिकल मेमोरेबल स्पीच दी थी जिसका नाम था ट्राइज विद डेस्टिनी। ओके अब हम देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ एंड इसके आगे जो है हम लोगों ने बात की है जो उनकी स्पीच थी उसकी। नेहरू began his speech by mentioning the pledge that was made by Indians a long time ago to win freedom for their motherland. He said that now we finally have the freedom and the long time suppression of the nation has ended. Nehru proposes to the people of India that they devote their life to the servants of the nation and the whole human race. So समरी में यही चीज़ है कि नेहरू ने अपनी स्पीच जब शुरू की है तो सबसे पहले उन्होंने एक बात बोली है कि हमने जो वादा कई सालों पहले हम इंडिया से जो वादा किया था कि हम अपने जो हमारी राष्ट्र भूमि, हमारी जो देश भूमि है उसको हम आज़ाद कर लेंगे विदेशों से, अंग्रेज़ों की हुकूमत से, वो उन्होंने सबको याद दिलाया है। एंड उसके बाद उन्होंने कहा कि अब हमें जो है एक प्लेज करनी चाहिए या एक प्रपोजल उन्होंने सबके सामने रखा कि अब हमें आज़ादी मिल चुकी है, हम पूरी तरीके से आज़ाद हैं एंड अब हमारा फोकस जो होना चाहिए वो हमारे कंट्री के डेवलपमेंट में होना चाहिए एंड ह्यूमन रेस के डेवलपमेंट के लिए होना चाहिए। एंड इसीलिए जितने भी सिटीजन्स हैं हमारी कंट्री के उन्हें जो है फोकस करना चाहिए फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द नेशन एंड ह्यूमन रेस। In the early hours of 15 August 1947, India rose as a new nation with a large trail of
sacrifices made by the freedom fighters of different generation, Nehru believes that based on the principles of the past, the people of the country will gather their courage and put themselves into developing the nation. The success celebrated on 15 August is the celebration of the opportunities for great successes in the future. He proposes that the people of India accept the challenge of serving the future generation of the nation. So आगे के पैराग्राफ्स में है कि उन्होंने 15 अगस्त को जो हमें स्पीच उन्होंने दी, उसमें उन्होंने सिंपल सा मेंशन किया कि अब जो है इंडिया फाइनली अराइज कर रहा है, वो आगे बढ़ रहा है एंड जितने भी सेक्रीफाइसेस हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने किए हैं वो फाइनली आप कह सकते हो कि वो फल दे रहे हैं, वो फाइनली अचीव किए जा चुके हैं। एंड अब जो फ्रीडम फाइटर्स के प्रिंसिपल्स थे, जो पास्ट के हमारे प्रिंसिपल्स थे कि हम हमारे देश के लिए ये करेंगे, हमारे देश में ये चीज़ें होनी चाहिए, सबको आज़ादी प्रॉपर्ली होनी चाहिए, उनके पास उनके फंडामेंटल राइट्स होने चाहिए, जो भी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन की गई हैं हमें उस पर फोकस करना चाहिए एंड सारे सिटीजन्स जो हैं उन्हें हमारी कंट्री की, हमारे नेशन की डेवलपमेंट पे काम करना चाहिए। फर्दर उन्होंने कहा कि हम अपने डेवलपमेंट पे तो काम कर ही रहे हैं, बट हमें आगे चीज़ें जो मेंशन रखनी चाहिए वो हो जाएंगी कि हमें अब हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए भी चीज़ें रखनी चाहिए, उनके बारे में चीज़ें सोचते हुए करनी चाहिए। Okay. Nehru also reminds us that freedom and power will bring responsibility to the people of India. Before 1947, India was under British rule and looked up to them for the leadership and guidance. But after independence, India is her own master and will pave her own path. Now the country will make its own decisions, learn from mistakes, always look for a brighter future and grow as a mature and wise nation to become a role model for other nations. So अपनी स्पीच में आगे वो कहते हैं कि हमारी जो कंट्री है उसको हमें फ्रीडम मिल चुकी है, हमें पावर मिल चुकी है, जिसके लिए हमने इतना सारा स्ट्रगल किया है एंड 1947 के बाद हमारी जो कंट्री है वो पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट है। एंड इससे पहले जो था हमारा जो लीडरशिप था, जो गाइडेंस था, उसके लिए हम ब्रिटिशर्स को देखते थे, ब्रिटिशर्स हमें चीज़ें बताते थे कि कैसे चीज़ें करनी है। बट इंडिपेंडेंस के बाद अब इंडिया खुद की मास्टर है, वो खुद चीज़ें करेगी एंड वो एक नेशन की तरह चीज़ें खुद से डिसाइड करेगी, खुद के लॉज बनाएगी एंड आगे चीज़ें करेगी। एंड इसीलिए अब इंडिया को अपने लिए या अपने डेवलपमेंट के लिए एक नया रास्ता खुद से बनाना है एंड उसे जो है यानी कि हमारी कंट्री को एक रोल मॉडल बनना है बाकी नेशंस के लिए। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ चलते हैं एंड ये हमारे समरी का लास्ट पैराग्राफ है। नेहरू हैज अ फीलिंग दैट एवरीवन शुड वर्क हार्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ देयर डियरेस्ट नेशन ड्यूरिंग सर्विस। Doing service to the nation means serving millions of suffering people all across the nation. Nehru feels that people should take care of the future as the past is over now. The people should dedicate themselves to the welfare of the generations yet to come. He requests that the nation work hard to make the dreams of the nation a reality. According to Nehru, all the countries are interconnected, so those dreams are not only for India but for the entire world. Living in isolation is not possible for anyone, and the common properties of all humanity are peace, freedom, and prosperity. Nehru warns the people that disaster in any part of the world affects everyone in the world because the world is connected and the division of the world is into small isolated pieces is impossible. So अपनी स्पीच के लास्ट सेक्शन में वो एक फीलिंग वो दिखाने की कोशिश करते हैं या एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं कि जितने भी हमारे सिटीजन्स हैं उनको जो है बहुत हार्ड वर्क करना चाहिए एंड ये हार्ड वर्क सिर्फ वो अपने लिए नहीं कर रहे होंगे, वो आने वाली जितनी भी जनरेशन्स हैं उनके लिए भी कर रहे होंगे, जैसे हमारे पास्ट जनरेशन्स ने किया है। एंड ब्रिटिश रूल अब खत्म हो चुका है एंड अब हमें हमारी कंट्री पे फोकस करना है। सो अपनी स्पीच में आगे नेहरू जी कहते हैं कि वो अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें लगता है कि हर सिटीजन को जो है वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क करना चाहिए एंड अपनी कंट्री के लिए चीज़ें करनी चाहिए एंड
जस्ट फॉर नॉट द प्रेजेंट, कि अभी हमारी कंट्री जो है वो बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही है, ब्रिटिशर्स बस अभी गए हैं एंड हमें हार्ड वर्क करके चीज़ें अच्छी करनी है, कंट्री को एक अच्छे मुकाम पे लाना है। बट वो कह रहे हैं कि हमें फ्यूचर जनरेशन के लिए भी चीज़ों को बहुत अच्छे से डेवलप कर देना है कि जो प्रॉब्लम्स हमें हुई हैं वो हमारे फ्यूचर जनरेशन्स में ना हो एंड हमारी जो कंट्री है वो एक रोल मॉडल की तरह आगे चीज़ें कर सके। एंड इसी में वो अपनी स्पीच में आगे फर्दर कहते जाते हैं कि हमें जो है सिर्फ हमारी कंट्री के लिए ही काम नहीं करना, हमें इन जनरल ह्यूमन रेस के लिए काम करना है, पूरे वर्ल्ड के लिए काम करना है, क्योंकि हम एक सोशल सेटअप में हैं, हम एक आप कह सकते हैं अर्थ पे जो है कोई भी कंट्री ऐसी नहीं है जो पूरी तरीके से आइसोलेट होके रह सके, वो अपने रूल्स बना के अपने ही उसमें रहे। अगर कहीं पे भी कोई डिज़ास्टर हो रहा है, कहीं पे भी कोई चीज़ हो रही है, उसका इम्पैक्ट जो है वो वन वे और द अदर हम इंडियंस तक आएगा एंड इसीलिए हमें जो है दूसरी कंट्रीज़ के बारे में भी सोचना है, हमें उनकी भी हेल्प करनी है, उनके लिए भी चीज़ें करनी है। आइसोलेशन में रहना इज़ इम्पॉसिबल, हम सिर्फ अपने कंट्री के बारे में सोच के नहीं रह सकते, हमें आगे भी चीज़ें दूसरी कंट्रीज़ के बारे में भी सोच के हमें चीज़ें करनी रहेंगी। सो यही है इनकी जो स्पीच है, उसका एक एक्सट्रैक्टेड वर्ज़न है, उसकी एक समरी है एंड इसका जो आपका नेक्स्ट प्रोज़ है, वो हम हमारी दूसरी वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कोई डाउट, कोई क्वेश्चन आता है, कोई सजेशन है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि ऐसे वीडियोज़ आपको बहुत मिलते रहेंगे आगे। अगर आपको ये बुक परचेज़ करनी है सो लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। हमारी ऑफिशियल वेबसाइट भी अवेलेबल है आपके लिए, अमेज़न और फ्लिपकार्ट पे भी हमारी बुक्स अवेलेबल हैं, आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। अगर आपको इसका ई-बुक वर्ज़न चाहिए वो आपको गूगल प्ले बुक में मिल जाएगा, आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड आई विल सी यू ऑन द नेक्स्ट वन।